और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मार्च 2022 के कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई ने हिमाचल सहित देश के 7 राज्यों में छापेमारी की है। हिमाचल के कांगड़ा, ऊना, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू में छापेमारी की खबर है। शिमला और सिरमौर में भी सीबीआई ने छापेमारी की है। इसके अलावा बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, यूपी और हरियाणा में भी 17 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। पेपर लीक का यह मामला 2022 का है। 27 मार्च को हिमाचल प्रदेश पुलिस में 1334 पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई थी और 5 अप्रैल को इस परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो गया था, जिसके बाद 5 मई को पता चला कि परीक्षा का पेपर तो लीक हुआ था, जिसके बाद 6 मई को परीक्षा रद्द करने का ऐलान हुआ था। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया था, जिसने 181 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मगर अब इस मामले में सीबीआई छापेमारी शुरू हो गई है, जिसने हिमाचल सहित 7 राज्यों में छापेमारी की है। और चलिए इस खबर पर और अपडेट लेने के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ शिमला से इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, खबर मिल रही कि 2022 के कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में हिमाचल में भी कई जगहों पर छापेमारी हुई है। क्या कुछ खबर मिल पा रही है? अबू, बिल्कुल बड़ा ये मामला है कांस्टेबल भर्ती पेपर भर्ती लीक का, और इसमें पूर्व सरकार जयराम सरकार के समय ये पूरा मामला सामने आया था, घोटाला हुआ था और 2 एफआईआर हिमाचल पुलिस के द्वारा और हिमाचल सीआईडी के द्वारा इसमें दर्ज की गई थी। अब उनके द्वारा छानबीन हुई थी, लेकिन दोनों की छानबीन में जो इन्वॉल्व थे पुलिसकर्मी, इस पूरी प्रोसेस जो पेपर कंडक्ट करवाने वाली प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उनमें से किसी के ऊपर भी जो जांच का दायरा था वो नहीं आ रहा था। कुछ आरोपियों को नामजद जरूर किया गया था, बहुत से आरोपियों को पकड़ा भी गया था, इन्वेस्टिगेशन में भी लिया गया था, पूरी प्रोसेस रही थी। लेकिन उसके बाद जब विवाद सामने आए तो जयराम सरकार ने ही, तत्कालीन जयराम सरकार ने सीबीआई को मामला दे दिया था और करीब 6 महीने सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन को लगे थे, जिसके बाद सीबीआई की चंडीगढ़ जो ब्रांच है उसको ये मामला दे दिया गया था। चंडीगढ़ ब्रांच को इसलिए दिया गया था क्योंकि वहां पर क्राइम ब्रांच का सेल सीबीआई का है और वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और अब आज जो है तो हिमाचल प्रदेश में भी और पूरे देश भर में अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द सीबीआई इस मामले को हल कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर इसकी छापेमारी हुई है, चाहे वो राजधानी हम अगर कहें शिमला की बात कहें या फिर अन्य जगह की भी हम अगर बात करते हैं, तो एक लंबी प्रोसेस सीबीआई ने प्री प्लान करके ये पूरी। लेकिन राजेंद्र, यहां पर सवाल ये उठता है कि 2022 का मामला है, हिमाचल में अब सरकार भी बदल चुकी है और इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो भी बदल चुका है। तो क्या सीबीआई को इस जांच में अब किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? अब एक जांच जो हिमाचल की तरफ से एसआईटी गठित की गई थी उन्होंने पूरी कर दी है, उन्होंने इसमें अपनी चार्जशीट पेश कर दी है। लेकिन क्योंकि सवाल उठे थे, विपक्ष के द्वारा भी उठाए गए थे और प्रदेश में ये चर्चाएं आम हो गई थी, जिसके बाद ये मांग लगी थी कि सीबीआई को ये केस हैंड ओवर कर देना चाहिए। उसके बाद फिर तत्कालीन जयराम सरकार ने ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया था। लेकिन 6 महीने तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, जो सीबीआई के लिए होम डिपार्टमेंट की हम कह सकते हैं परमिशन, गृह मंत्रालय की, वो नहीं थी। 6 महीने के बाद चंडीगढ़ जो सीबीआई का सेल है उन्होंने ये परमिशन ली थी और उनको अनुमति मिली थी और उन्होंने जांच शुरू की थी। और आज ये पहली बड़ी कार्रवाई सीबीआई की हम कह सकते हैं इस मामले में हुई थी। इन्वेस्टिगेशन का दायरा क्योंकि बहुत बड़ा है, इसमें जो एक रैकेट सामने आया, हिमाचल पुलिस के द्वारा जब जो सेल गठित किया था उन्होंने इन्वेस्टिगेशन थी, तो ये कहा गया था कि ये पूर्व नियोजित जो एक गिरोह है, वो गिरोह जो पेपर जब कंडक्ट होते हैं तो उससे पहले सक्रिय होते हैं और ये पूर्व नियोजित तरीके से पेपर लीक करते हैं। और इससे पहले की घटनाओं में भी जो पेपर है जो सामने आए हैं लीक हुए, उनमें भी कुछ लोगों का नाम है। तो ऐसे में ये पूरे देश में ये उस वक्त की जो एसआईटी ने रिजल्ट निकाला था उसमें यही था कि पूरे देश में ये गिरोह फैला हुआ है और अलग अलग राज्यों में छापेमारी हो रही है और
अलग अलग राज्यों में छापेमारी। बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि अब एसआईटी के बाद सीबीआई ने अपने हाथ में पूरा मामला लिया है, क्या आपको लग रहा है कि पहली सीबीआई की बड़ी कार्रवाई है, तो सीबीआई के हाथ जो बड़ी मछलियां हैं वो भी अब एक तरह से लगेंगी? बिल्कुल। अब वो अगर इस छापेमारी को ही हम आधार बनाएं तो हिमाचल प्रदेश के अगर कांगड़ा, ऊना, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सिरमौर में छापेमारी है, इसके बाद बिहार में हुई है, नालंदा में छापेमारी हुई है, अलग अलग स्थानों पर पटना में हुई है, इस बिहार के अलावा उत्तराखंड में छापेमारी हुई है, दिल्ली में छापेमारी हुई है, पंजाब में पठानकोट में छापेमारी हुई है, उत्तर प्रदेश की कम से कम 5 स्थानों पर ये छापेमारी हुई है, 5 से 6 स्थानों पर। इसके अलावा हरियाणा के रेवाड़ी में भी छापेमारी हुई है। तो जब ये पूरा ये कहा जा रहा है कि ये ऑर्गेनाइज्ड पूरा क्राइम है और अनेक स्थानों पर कई बार ये इस प्रकार के गिरोह सामने आए हैं, ये पूरा गिरोह एक काम कर रहा है और ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो मिडिल मैन होते हैं, जिनकी भूमिका काफी अहम इसमें समझी जा रही है, जो क्रिमिनल को जो अभ्यर्थी होते हैं उनके बीच के जो मिडिल मैन है, पेपर लीक करने वाला व्यक्ति और जो अभ्यर्थी जो पेपर दे रहा है, जो पेपर एक्सेप्ट करता है, उनके बीच के मिडिल मैन है, इनको पकड़ना काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और यही इस पूरे क्राइम में जो बड़े मछली है उनके तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि पूरे गिरोह को ऑर्गेनाइज ये कर रहे हैं। बाहर के राज्यों में बैठकर हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक करवाते हैं, बिहार में बैठकर या किसी अन्य राज्य से दूसरे राज्य के पेपर लीक होते हैं। तो ऐसे में पूरे देश में हम कह सकते हैं कि एक बड़ा खुलासा ये हो सकता है अगर सीबीआई जब इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। बिल्कुल राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उधर कुल्लू में पर्यटन विभाग ने 6 पैराग्लाइडिंग पायलटों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इन्हें एसआईवी कोर्स का फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया था, जिसके चलते 6 पायलटों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। कुल्लू में करीब 400 पैराग्लाइडिंग पायलट हैं, जिन्हें एरो रूल्स 2022 के तहत 2 साल के भीतर एसआईवी कोर्स का सर्टिफिकेट जमा कराने को कहा गया है, मगर 8 महीने में कराए हैं, जिसमें से 6 के सर्टिफिकेट फर्जी पाए जाने पर इनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको 2 साल का समय रूल्स में दिया गया है कि 31 मई 2024 तक उनको एसआईवी कोर्स जो है वो करना है और अपने कागज़ जो है वो जमा करवाने हैं। तो इसी कड़ी में कुछ ऐसे पायलट्स थे जिन्होंने ये फर्जी सर्टिफिकेट जो है वो इस्तेमाल किया और उसको इस सर्टिफिकेट को यूज़ किया है अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए। ऐसे 6 लोग हमारे रिकॉर्ड पाए गए हैं। उन 6 के 6 लोगों के लाइसेंस जो हैं वो फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए हैं और जब पुलिस की जो है इसकी जांच जो कंप्लीट होगी उसके बाद यदि ये जो कोर्स के सर्टिफिकेट है सही पाए जाते हैं तो इनको जो है वो फ्लाई करने की अनुमति दे दी जाएगी, अन्यथा इनकी जो है लाइसेंस को जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। विधानसभा में चल रहे नए विधायकों की ट्रेनिंग खत्म हो गई। 2 दिवसीय ट्रेनिंग के आखिरी दिन पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी 23 नए विधायकों को विधायी कार्यों को लेकर कई खास जानकारियां दी। जयराम ठाकुर ने बजट सत्र से पहले आयोजित इस ट्रेनिंग सेशन को सराहनीय बताया। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा की इस विधानसभा के अंदर 23 ऐसे विधायक चुन करके आए हैं जो पहली बार विधायक बन करके आए हैं। स्वाभाविक रूप से वो प्रभावी ढंग से अपने क्षेत्र के मुद्दे, जनहित के मुद्दे यहाँ हाउस के अंदर रखें, नियम के अनुरूप रखें और जो हमारे यहाँ व्यवस्था विधानसभा के अंदर रहती है उसके अनुसार रखें। उस दृष्टि से सभी के लिए बहुत आवश्यक होता है कि जो मिनिमम कम से कम जो गाइडलाइंस थोड़ी जानकारी के रूप में उनको दी जाए ताकि वो अपनी बात को विधानसभा के अंदर नियमों के अनुसार कह सके। तो उस दृष्टि से ये बहुत बेहतरीन एक प्रयास है और विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं कि सभी विधायकों का प्रशिक्षण की शुरुआत अपने विधानसभा के बजट सत्र के शुरू होने से पहले आपने कर दी। तो एक अच्छी शुरुआत है, बहुत चीजें सीखने को मिलती है। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने सरकार से हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष भांग नीति बनाने की मांग की है। सुंदर ठाकुर ने कहा कि भांग का इस्तेमाल कैंसर की दवाएं बनाने के लिए हो रहा है। विदेश से भांग से बनी दवाएं मंगाई जा रही हैं। भांग के कई औद्योगिक इस्तेमाल भी हैं।
कई दूसरे राज्य भी भांग को लेकर अपनी अपनी नीति बना रहे हैं। ऐसे में हिमाचल में भी एक नीति बननी चाहिए और यहां भांग से दवाएं बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जानी चाहिए। भांग की खेती को बढ़ावा देने की बात नहीं है। बात यह है कि जो ऑलरेडी यहाँ पे भांग उग रही है और भांग का जो इस्तेमाल इस वक्त वर्ल्ड वाइड हो रहा है, नशे की बात छोड़िए, नशे के हम बिल्कुल खिलाफ है कि भांग का नशा जो कैनबिस फॉर साइको एक्टिव यूज नशे के लिए, हम उसके खिलाफ है कि नशे का बिल्कुल बंद होना चाहिए। लेकिन एक इंडस्ट्रियल भांग होती है, इंडस्ट्रियल भांग जो कि इंडस्ट्री में हमारे जो हैंडलूम इंडस्ट्री में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रियों में उसका इस्तेमाल होता है। जैकेट्स है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स है और कई जगह उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन उससे सबसे ज्यादा कि कैंसर की दवाइयां जो आज भांग से बनती है, वो आज हम विदेशों से भारत में मंगवा रहे हैं, जबकि ये उद्योग हमारे यहाँ लग सकते थे। आज उत्तराखंड ने पॉलिसी बना दी भांग को लेकर। जो हेम्प भांग का जो रेशा है उसमें उत्तराखंड नोडल स्टेट बन गया। हिमाचल ने कोई पहल की नहीं। सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए मेडिकल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। पूर्व सरकार की इच्छा शक्ति में कमी थी, इस पे कोई पॉलिसी नहीं ला पाए। जबकि आज भारत के अनेकों, इवन गुजरात अब पॉलिसी ला रहा है, गुजरात पॉलिसी ला रहा है, जम्मू कश्मीर में प्रभावी पॉलिसी है, उत्तराखंड नोडल स्टेट बन गया है, बिहार पॉलिसी ले आ रहा है। लेकिन हिमाचल में पॉलिसी जो है मेडिसिनल यूज के लिए, दवाइयों के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए क्यों नहीं बन रही है, इसके ऊपर हम जो आने वाले वक्त में मैं समझता हूं हमें ध्यान देना होगा। हरौली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री ने आभार उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने ये आयोजन विधानसभा चुनाव में अपने पिता की लगातार 5वीं जीत को लेकर किया था, जिसमें जनता का आभार जताया गया। आभार उत्सव में पंजाबी गायक कमर ग्रेवाल और स्थानीय कलाकारों ने जोरदार समा बांधा। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री इस आयोजन में नहीं पहुंच सके क्योंकि मौसम खराब होने के चलते वो श्रीनगर में फंसे हुए थे। जी, हरौली की जनता ने मुकेश जी को 5वीं बार जिताया, पहले से अधिक मार्जिन से जिताया और ये चुनाव कहीं ना कहीं जनता ने बड़ा एक उत्सव की तरह लड़ा, तो उनको आभार व्यक्त करने के लिए ये आयोजन किया गया है। अब जश्न का वक्त है, जीत हुई है, तो इसीलिए एक उत्सव का आयोजन है। मैं सबको धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और गारंटीज लागू हो। ये उम्मीद करूंगी जल्द से जल्द गारंटीज लागू हो, जो लोगों की उम्मीदें पार्टी से हैं, सरकार से हैं, वो सब पूरी हों और हिमाचल तरक्की करे और तरक्की की बुलंदियों को छुए। और बात करेंगे कल पेश होने वाले बजट की। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी। बजट से हर तबका उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे में कुल्लू के लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के बाद, और हिमाचल में नहीं पूरे हमारे देश में भी बहुत बड़ा सेक्टर है ये। जिस हिसाब से टूरिज्म को लॉस हुआ है तो वो कहीं ना कहीं सरकार कवर करे, सरकार बजट में स्पेशल प्रावधान टूरिज्म सेक्टर को लेकर, जिससे इन सब लोगों को इसका कहीं ना कहीं फायदा मिले जिनको कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। अगर केंद्र सरकार बजट में अच्छा प्रावधान रखेगी इस टूरिज्म सेक्टर को लेकर, तो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो अपने को इकोनॉमिकली मजबूत कर पाएंगे, वो जो पीछे नुकसान हुए उन्हें किस तरह से कवर कर पाएंगे और एक समाज में अच्छा जीवन जी पाएंगे वो लोग भी। मेरे हिसाब से जो बजट पेश हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा जो है ख्याल जो है हमारे कृषकों का होना चाहिए, कृषि बागवानी और टूरिज्म की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, जिससे यहाँ के जो पहाड़ी एरिया है यहाँ के लोगों के आय में वृद्धि हो और हमारे कृषक जो है पूरा लाभान्वित हो सके। इनके लिए जो नए जो टेक्निक है वो पर उसके लिए बजट का पूरा प्रावधान होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट एक विकराल रूप धारण करने चाहिए देश में जो है ना जी, इस वक्त जो है ना बेरोजगारी जो है बिल्कुल ही
आंधी की तरह बढ़ रही है, तो सरकार को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें यह है कि हमारे पहाड़ी एरिया है, हिमाचल प्रदेश हमारा कृषि प्रधान देश है और यहाँ जो है टूरिज़्म, एजुकेशन वगैरह का ध्यान रखना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन और एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय बजट के साथ साथ लोगों को सुक्खू सरकार के पहले बजट से भी ढेरों उम्मीदें हैं। सरकार की तरफ से लोगों से बजट को लेकर 15 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। बिलासपुर के लोग सुक्खू सरकार से क्या चाहते हैं और इनके सुझाव क्या हैं, सुनिए। प्रदेश की नई सरकार जो है वो अपना पहला बजट लागू कर रही है, तो प्रदेश सरकार से हमारी जो बिलासपुर की जनता है उसको बहुत सारी उम्मीदें हैं। और सबसे पहले तो ये बात है कि कृत्रिम झील का जो मुद्दा है वो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है और हमारी ये मांग भी है बिलासपुर की जनता की, जो कृत्रिम झील का मुद्दा है उसको अपने जो नया बजट है उस 70 में लेके आए और जो पर्यटन की जो बढ़ावा मिलेगा उससे हमारे बिलासपुर जिला को आर्थिक स्थिति भी और लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। तो हमारी ये उम्मीद है इस बार जो नया बजट हमारा लागू होगा उसमें बिलासपुर को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जो हमारी सरकार है उसका साल का पहला बजट आ रहा है, उससे हमें बहुत उम्मीदें हैं, जैसे कि युवाओं के लिए रोजगार का कोई संविधान हो उसमें, या हमारे शहर में पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है तो उसका कुछ समाधान निकाला जाए और हमारे शहर में जैसे बंगला या कोई और जो भी टूरिस्ट स्टेशन को बढ़ावा दिया जाए। युवाओं के लिए रोजगार की अति आवश्यकता, जिससे कि लोगों के अंदर रोजगार ना होने से लोग, युवा जो पीढ़ी है हमारी, वो नशे की दरिया में बहती जा रही है, जो कि एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। तो हमारी मांग रहेगी कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार के लिए जो है वो अच्छे से अच्छा बजट पेश करे। हमारे बिलासपुर शहर में कृत्रिम झील की टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी लंबे समय से उठ रही है। हमारी यह मांग रहेगी कि सरकार जो है वो बजट में इस बार कृत्रिम झील का भी प्रावधान रखे और अच्छा बजट इसके लिए दे। हमीरपुर के बीड़ बगेहड़ा गोलीकांड के पीड़ितों ने हमीरपुर से डीसी से मुलाकात की। पीड़ित परिवार ने मांग की कि हत्याकांड के आरोपी के पिता का शस्त्र लाइसेंस रद्द किया जाए, साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग भी की गई। आपको बता दें कि जमीन विवाद में बीते 6 जनवरी को पूर्व सैनिक चंचल सिंह ने 4 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें मां बेटे की मौत हो गई है। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, मगर उसके पिता के नाम पर अभी भी हथियार का लाइसेंस है, जिसे पीड़ित परिवार अपने लिए खतरा बताते हुए रद्द करने की मांग कर रहा है। हाँ जी, डीसी मैडम से मिलने आए हैं हम और अपनी बेटी के बारे में सोचना आए कि बात करने आए कि उसके बच्चे छोटे छोटे जो गोली कांड हुआ है उसके भी घर वाले की डेथ हो गई है और सास की भी। उसके घर में कोई आमदनी नहीं है, कोई चारा नहीं है बच्चों पालने के लिए। कितनी पढ़ी लिखी है जी आपकी बेटी? BA पढ़ी है, 1 साल कंप्यूटर का कोर्स किया है। जो गोली चलाई थी उसके पापा के पास भी राइफल है, वो भी जब्त की जाए। हमारे को खतरा है, बच्चे अकेले हैं, उसका ससुर बूढ़ा है। हम अपनी लाडली जो ममता देवी है उसके साथ जो भी कुछ हुआ घटना हम बहुत प्रकट करते हैं, क्योंकि उसके हस्बैंड की मृत्यु जो है गोलीकांड में हुई करण कुमार जी की। तो और जो जिस आरोपी ने गोली चलाई उसके पिता के पास भी राइफल है, तो हम लाडली फाउंडेशन तो उसको न्याय दिलाना चाहते हैं कि उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ और बाकी जो है उसके आरोपी के पिता के पास जो राइफल है वो जब्त की जाए, उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। हमीरपुर के 3 पंचायत में डायरिया से हाहाकार मचा हुआ है। बीते दिनों से 4 दिनों में करीब 900 लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें गांव में तैनात की गई हैं। सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू ने भी गांव में पहुंचकर लोगों का हालचाल जाना। बताया जा रहा है कि गांव में सप्लाई हो रहा पानी बीमारी की असल वजह है। हमीरपुर के 47 गांव में हाहाकार, 900 से ज्यादा लोग डायरिया का शिकार, घर घर दवाइयां पहुंचाने में जुटी सरकार।
ये है मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू, जो मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ हमीरपुर के उन गांवों में पहुंचे जहां डायरिया ने अपना कहर बरपा रखा है। गांव में पैदल पहुंची टीम ने घर घर जाकर मरीजों को देखा, उनका हाल जाना, परेशानियां समझी और जरूरी दवाएं और सुझाव भी दिए। अब हमारी सोच ही बनती जा रही है कि हम अपने लोगों को कैसे सजग करें, उन पानी के जो बॉडी है, कुएं हैं, उनको हम कैसे संभाल के रखें, उसके पानी, पीने के पानी का हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इसके ऊपर भी योजना बनाई जाएगी ताकि पीने का पानी, चाहे वो कोई हमारी पीने के पानी की योजना है, चाहे वो बॉडी है, चाहे वो कुआं है, कुल मिलाकर के ये सभी पीने के पानी के स्रोतों को फिर से कंट्रोल किया जाएगा और अच्छी से अच्छी सुविधा जो है पीने के पानी की लोगों तक पहुंचाई जाएगी। डायरिया से त्रस्त मरीजों को देखने पहुंचे सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर सुनील बिट्टू को पानी की योजनाओं पर इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि दावा किया जा रहा है कि रंगस, कंड्रोला और जोल सप्पड़ पंचायत के गांव में डायरिया का कहर सप्लाई वाले पानी की वजह से टूटा है। लोगों के मुताबिक गांव में जो पानी सप्लाई हो रहा था वो गंदे गड्ढों से निकलकर बिना फिल्टर किए आ रहा था, जिसको पीने से लोगों की ये हालत हुई है। क्या समस्या उल्टियां हो रही है, क्या करवा पानी की समस्या सारी। पानी साफ होगा कि गंदा होगा? गंदा होगा, गंदा आया ना, बीमार हो जाए। पानी का कारण पानी है, गंदा पानी। जो ये नियाटी मजहार स्कीम है, इसका पानी ठीक नहीं है, साफ नहीं पानी है। पता नहीं कोई केमिकल है, क्या है इसमें। की है कल शिकायत, दवाई वगैरह लगे हैं और टैंक है नहीं, पानी काफ़ी नीचे चला गया है प्रेशर की वजह से, तो कुल निकाल कर ना बीच में डाल रहे हैं, पानी ठीक नहीं आ रहा हो। हालांकि बीमारी की वजह पानी ही है या फिर कुछ और, इसके लिए लैब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मगर प्रशासन की तरफ से अब गांव में फिल्टर पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है और ग्रामीणों से पानी उबालकर पीने की सलाह दी जा रही है। और इसके अलावा जो है प्रिकॉशनरी तौर पे जो है, जो हमारे वाटर सप्लाई स्कीम्स है उस एरिया में 3-4, उन सभी की जो है वाटर सैम्पलिंग जो है वो की जा रही है और साथ में उनकी जो है थरो क्लीनिंग और उनकी जो साफ सफाई है उसके लिए भी जो है जल शक्ति विभाग को डायरेक्शंस दे दिए हैं और वो भी उसी दिन से जो है स्टार्ट कर दी गई है। साथ ही लोगों को आईसी में खासकर बार बार बोला जा रहा है उस सभी एरिया में कि पीने का पानी जो है वो उबाल के पिए, क्योंकि अक्सर जो है इस तरह की इम्प्योरिटीज कहीं ना कहीं खाने या पानी में जब आती है तभी उससे स्प्रेड होती है। प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें भी गांव-गांव घूमकर मरीजों का पता लगा रही है और उन्हें मुफ्त दवाओं के साथ साथ डॉक्टरी सलाह भी दी जा रही है। जसबीर कुमार, न्यूज़ 18 हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हर प्राइवेट स्कूल में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत गरीब छात्रों के लिए 25% एडमिशन अनिवार्य कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने सभी जिला उप निदेशकों को सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे के 25% स्टूडेंट्स का एडमिशन अनिवार्य है। इस नियम का पूरी तरह पालन होना चाहिए। हर स्कूल को अपने नोटिस बोर्ड पर यह जानकारी देनी होगी कि उनके ऐसे कितने छात्रों को एडमिशन उन्होंने दिया है और कितनी सीट अभी खाली हैं। ये जानकारी सार्वजनिक जगहों जैसे बस स्टॉप, पंचायत घर, नगर निगम और दूसरे सरकारी कार्यालयों में भी चस्पा की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में अब 25% सीटें वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखनी होगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सभी प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व रखनी होगी और इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर देनी होगी। इतना ही नहीं, ये नोटिस बोर्ड और ये सूचनाएं इन प्राइवेट स्कूल को सार्वजनिक स्थानों पर भी चिपकानी होगी ताकि जनता को पता चल सके कौन से स्कूल में वीकर सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन के कोटे में कितनी प्रतिशत सीटें खाली हैं।
प्रदेश सरकार के इन आदेशों के बाद अब उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार इन आदेशों को इंप्लीमेंट भी करवाएगी और प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों में, निजी स्कूलों में 25% सीटों का लाभ विकल सेक्शन के स्टूडेंट्स को भी मिल सकेगा। शिमला से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।